नमस्कार। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है कि धान के उपज और धान के बाजार भाव में अचानक हुआ क्या। पिछले 2 से 3 सालों में एक पैटर्न बना हुआ था और जो 3 मेजर धान बिहार उगाता है उसमें एक तो कतरनी है जिसको कुछ लोग अ, एक BT 52 करके भी शाहाबाद में उगाते हैं। दूसरा सोनम है जो थ्रू आउट बिहार उगाया जाता है। तीसरा एक मोटा मंसूरी, नाटी मंसूरी ऐसा करके उगाया जाता है जो कि शाहाबाद और मगध में जबरदस्त रूप से उगाया जाता है। इस बार ये कहानियां शुरू हुई हैं जब से धान की कटनी शुरू हुई है। क्योंकि मोटा जो है, जो मोटा मंसूरी है, वो लंबे ड्यूरेशन का धान है। लंबे ड्यूरेशन का धान है तो उसकी कटाई अमूमन नवंबर बाद से शुरू होती है। जहां हाथ से कटाई है वहां थोड़ा सा और पहले भी लोग काटते हैं। उस वक्त से कई किसानों के कॉल आने शुरू हुए थे कि उपज इस बार घट रहा है। और ये कहानी शुरू हुई थी जहानाबाद, नवादा साइड से। अब मैं इसको कल परसों अपने इलाके में देख रहा हूं। हमारे इलाके में कटाई बहुत लेट होती है और ये निश्चित रूप से सही समय नहीं है, क्योंकि अब जब आप कटाई करेंगे तो रबी से प्राप्त क्या होगा। लेकिन चूंकि नहर का पानी अनकंट्रोल्ड होता है और न चाहते हुए भी कई किसानों के खेत में वो पानी चला जाता है, तो कटाई जब आप कार्बाइन हार्वेस्टर से करेंगे तो आपको थोड़ा लेट ही होना होता है। अब जो उधर से उपज का आना शुरू हुआ है, इनफैक्ट हमारा उपज अगर एक पार्टिकुलरली प्लॉट में पिछले साल 1 बीघे में 20-21 क्विंटल था, वो घट के 16 हुआ है। मैं दूसरे किसानों को ये चीज कह रहा था कि आपके धान बड़े हुए हैं और उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ, इस बार थोड़ा सा धान का लेंथ बढ़ गया। लेकिन हमने तो वो जो लगातार रेन हो रहा था और रेन होने से जो नाइट्रोजन, वातावरण का नाइट्रोजन को एज ए नाइट्रेट रूप से पत्तियों पे छिड़कता है बारिश, बहुत सारे किसान इसे समझते नहीं। उन्हें लगता है कि सिर्फ धान पानी तस्नान का मतलब होता है कि जो धान में रोग फैला है वो रोग को ठीक करने के लिए। लेकिन हम लोग या जो साइंटिस्ट या जो बोटनी कहता है कि जब वो बारिश लगातार हो रही है, हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, हर दिन में 2-3 बार बारिश हो रही, इसका मतलब कि आपको अपने धान में यूरिया का जो डोज है वो कम करना है। क्योंकि यूरिया सिर्फ सॉइल एप्लीकेशन वाला खाद है नहीं। यूरिया को बहुत टाइम, या सरकार भी चाहती है, जो अभी आप नैनो यूरिया देख रहे हैं उसको फॉलियर स्प्रे को ही प्रमोट किया जा रहा है। तो एक वजह मुझे लगता था कि नाइट्रोजन का यूज बढ़ा है और जहां पे उसमें ग्रोथ आना चाहिए था, जहां पे बाली निकलनी चाहिए थी, उस वक्त धान जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ले रहा था। बट अब जो मैं समझ रहा हूं कि मैंने एक पोस्ट भी लिखा था कि कई किसान ये सोच रहे थे कि ठंडा डिले हो रहा है, जाड़ा के आने में डिले हो रहा है और अच्छी बात है कि बाली पहले निकलेगी। बट वो पर्यावरण के चेंज का असर धान पे दिख गया है। मैंने पिछले साल आलू से रिलेटेड एक पोस्ट किया था कि आलू का यील्ड ऑल सडन घटा। वो चाहे बेगूसराय हो, चाहे जो मगध का टेकारी इलाका है, आलू का बड़ा ग्रोथ, आलू का उपज देने वाला इलाका है, या फिर कन्नौज, मेरठ जो भारत के बड़े बेल्ट्स हैं, वहां भी उपज गजब का ड्रॉप हुआ था। 30-40% का ड्रॉप हुआ था, क्योंकि ठंड आई ही नहीं। और इस बार भी करीब करीब नज़ारे वही हैं। अब कहीं कहीं आलू, नए आलू तो निकल चुके हैं और अगेती आलू कह सकते हैं, और फिर जो मीडियम लेवल के हैं वो अगले 10-5 दिन में निकल ही जाएंगे। ये पर्यावरण का चेंज एक बड़ा संकेत दे रहा है। हम कभी कभी जब वर्ल्ड बैंक या IMF या अदर वर्ल्ड के काउंसिल हैं उनके डेटा पे हंसते हैं, जब वो कहते हैं कि शायद अगले 80 सालों में, अगले 50 सालों में 30-40-45% उपज घटेगा और इतनी बड़ी आबादी को खिला पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब प्राइस पे आते हैं। देखिए, मतलब एक जो साइकिल है वो सब जगह लागू होता है। वो शेयर बाजार हो, वो ज्वेलरी हो, वो क्रूड हो, वो कमोडिटी प्राइसेस पे भी चलते हैं। जो सोया पिछले 2-3 सालों तक एक हीरा बना हुआ था, मतलब कटाई होते ही रेट कहां चला जाता था। कई फीड मिलों को अपने सस्टेनेबिलिटी पे इश्यूज आने शुरू हो गए थे क्योंकि सोया का प्राइस इतना बढ़ गया था। वो सोया महाराष्ट्र के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था और उसके प्राइस पे कई ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे। सिमिलरली ये ऑब्जर्वेशंस या ये दिक्कत इस बार बिहार में शुरू हो गया है।
इसमें सरकार दोषी नहीं है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद कहीं से नहीं है कि सरकार को दोषी मानूं, क्योंकि सरकार भी क्लाइमेट या फिर जो कृषि रोड मैप है उसके तहत ये एज्यूम कर रही है कि क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से खेती हो, क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से आप थोड़ा सा बागवानी वाली फसलों की तरफ बढ़ें। कई जिलों में ये खबरें आई हैं, पिछले साल मैंने इसको पोस्ट भी किया था कि कटहल के पौधे का अलॉटमेंट हुआ था, बेर का अलॉटमेंट हुआ था, नींबू का अलॉटमेंट हुआ था, 10% 20% टारगेट रह गया। यानी किसान भी जिद पे हैं कि हम धान ही उगाएंगे। लेकिन दूसरी वजह मैंने ये भी बताई कि जहां नहरी इलाका है तो उनकी मजबूरी है, वो उगाएंगे क्या? अगर उन ऑर्चर्ड में 8 दिन 10 दिन तक पानी लगा रह गया तो वो तो सड़ जाएगा। सोनम का प्राइस पिछले साल की तुलना में अभी 25 to 30% डाउन है। अब किसानों के साथ एक मेंटालिटी है, मैं भी एक किसान हूं और मैं आपको बताता हूं, ये इन्वेस्टर्स के साथ भी मेंटालिटी है। स्टॉक मार्केट में कई इन्वेस्टर इसलिए भी फंसते हैं, डिस्क्लेमर मैं दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, बट हाँ उसको समझता हूं थोड़ा बहुत, तो मैं बोल रहा हूं कि एक अपर लेवल पे अगर खरीदारी कर ली तो स्टॉप लॉस लोग लगाते नहीं है। लोगों को लगता है कि शायद वो प्राइस आएगा और उसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मैं उस प्राइस से तो अब ऊपर बेचूंगा। सिमिलरली किसानों के साथ कमोडिटी में भी ये पंगा है। अब पिछले साल अगर किसी ने सोना 28 रुपए 29 रुपए में किलो बेचा है तो इस बार 24-25 में क्यों बेचेगा भला? वो इंतजार में बैठे हुए हैं। और सोनम एक ऐसा है धान जिसका एमएसपी से ऊपर अभी भी मार्केट प्राइस है, अभी भी मार्केट प्राइस एमएसपी से ऊपर है। तो यहां पे तो पैक्स या कॉपरेटिव्स या सरकार की उदासीनता की तो बात ही नहीं आती। दूसरा जो है MTU 70-29, जिसका भी पर एकड़ पर बीघा पैदावार पिछले साल की तुलना में करीब करीब 20 से 25% गिरा है। भाव एमएसपी के थोड़ा आसपास है जो बाजार भाव है, लेकिन ओवरऑल रियलाइजेशन जब आप करेंगे तो आप पाइएगा कि पिछले साल मार्केट प्राइस 18.5, 19, 20, 21 रहते वक्त एक किसान को एक बीघे से जो खेती कर रहा है, किसान का मतलब यहां नहीं है कि जो जमीन का धारक है, रैयती और गैर रैयती दो तरह के किसान डिफाइन होते हैं। आज मेजरली गैर रैयती ही है, क्योंकि जो रैयत हैं वो किसान के रूप में वहां पे अभी जो डे टू डे की एक्टिविटी है कम कर रहे हैं, वो अपने खेत को नकदी लगाते हैं या मनी लगाते हैं। इम्पैक्ट वहां भी गिरेगा। जो लगातार प्राइस का राइज था और एवरी ईयर धीरे धीरे जो कॉस्ट हैं उस पर हर्बिसाइड का इस्तेमाल या फिर उसमें तरह तरह के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नेट प्रॉफिट बन रहा था, वो बहुत सॉलिड बन रहा था और हर साल जो नकदी बोलते हैं उसका रेंट बढ़ रहा था। अब इस बार जब सीधे ऐसे डाउनफॉल आ रहा है, 4 से 5 क्विंटल की गिरावट है, तो वही प्रॉफिट जो उन्हें मिलता था, मैं फिर से इसको कैलकुलेट करता हूं कि 20 क्विंटल पर बीघा इंटू 18 का भाव, यानी कि उसको पिछले साल 36,000 आया था। इस बार वो 15 क्विंटल इंटू 2100, तो ये कहीं 31-32 हजार पे बैठेगा। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार जो उसके हाथ में पैसा जा रहा है वो कम जा रहा है, तो नेचुरली वो अगले साल हेरिटेट करेगा इस रेट, जो इस साल का रेट है वो रेट पे करने में, एनुअल रेट, तो वहां भी गिरावट है। इनकम जैसे ही गिरा है तो ये मानिए कि ये बेहतर संकेत तो है नहीं। एक फिर बड़ा वर्ग खेती से माइग्रेट करेगा अपने को, और जो हम लगातार बातें कर रहे हैं कि माइग्रेशंस हो रहे हैं, लोग दूसरे सेक्टर्स में, लोग छोटे छोटे जॉब्स को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स का हो या फिर कहीं जाके कोई पोल्यूशन वाले एरिया में भी मुंशी का काम करने का, वो उनके पास ये ऑप्शंस है नहीं कि वो सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर इस तरह की मार पड़ी है, या तो वातावरण के दिक्कत से पड़े या फिर व्हाटएवर, ये वैज्ञानिक कारणों से और धीरे धीरे आएगा। और ये आज हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने लिखा भी है कि जो धरती का एक पॉइंट्स है वो शिफ्ट हो रहा है। इस पर हम चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है, एक ग्लोबल विषय है, इस पर कई बड़े बड़े डिग्रीधारी और कई बड़े बड़े शोधकर्ता लगे हुए। बट मेरा कहना है कि जिस भी रीजन से प्रोडक्शन गिर गया और प्राइस का जो साइक्लिक वे है, वो साइक्लिक वे से प्राइस नीचे है, ये उन किसानों को जरूर डिस्करेज करेगा जो पिछले कई सालों से इस उम्मीद पे थे कि चलो प्राइस तो बढ़ रहा है, अब उपज भी बढ़ गया है, और ये आने वाले समय में माइग्रेशन को भी बढ़ा देगा। और दूसरा, एक लार्ज फूड कंज्यूम करने वाले की जो हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा लगातार अन्न का उत्पादन दे पाना, अन्न उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल ही चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।